प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तान कर सीना निकलते थे जहाँ के आबशार, खेलती फिरती थी जिसके सब्ज़ारों में बहार, थे चिराग राह जिसके आफताब माहताब, हौसलों से सर बसर भरपूर था जिसका शबाब, आज उसकी जिंदगी दर्द की तस्वीर है। सच बता ऐसे क्या तू वही कश्मीर है? वादी कश्मीर, कुदरत की वो बेशकीमती सौगात जिसकी दिल फरेब खूबसूरती के सामने शायरों के हसीन तरीन तसव्वुर फीके पड़ जाते थे। बर्फपोश पहाड़ों की गोद में बसी ये वादी सचमुच की एक जन्नत थी। यहाँ की झीलों, दरियाओं का पानी यहाँ के लोगों के मन की तरह पाक, साफ और शांत था। इस सरजमीन का चप्पा चप्पा बहारों की आमद के गीत गाता था। डल झील के दामन में मौजों से अटखेलियां करते शिकारे और हाउस बोट्स सारी दुनिया से सैलानियों को खींच कर लाते थे। लेकिन आज से 12 साल पहले पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ के पुरसुकून माहौल में जहर घोलने की एक घिनौनी साजिश की शुरुआत की गई। इस खतरनाक साजिश के तहत सबसे पहले कश्मीरी औरत की आजादी को निशाना बनाया गया। मजहबी बुनियाद परस्ती के पहले कदम के तौर पर मुस्लिम औरतों के लिए बुर्का पहनना जरूरी कर दिया गया। लड़कियों की तालीम पर पाबंदियां लगाई गई। जिन औरतों ने दहशतगर्दों के हुक्म के आगे सर नहीं झुकाया, उन्हें इबरतनाक सजाएं दी गई। मजहब के नाम पर यहाँ के समाज को बांटकर कश्मीर को आग और धुएं की नजर कर दिया गया। पाकिस्तानी दहशतगर्दी ने मुश्तरका तहजीब के इस गहवारे को दरिंदगी का जंगल बना दिया। रोज रोज के कत्ल खून, गोलीबारी और आगजनी ने कश्मीर को दहशतगर्दी की तबाहियों का बदतरीन नमूना बना दिया। जिंदगी की गहमा गहमी और रौनकें खत्म हो गईं। काम काज ठप पड़ गया। दहशतगर्दों के हुक्म से सिनेमा हॉल तक बंद कर दिए गए। शहरों की तालीम याफ्ता मुस्लिम औरतों ने किसी हद तक पाकिस्तानी बुनियाद परस्तों के अहकामात की हुक्मदूली की। लेकिन गांव देहातों में बसने वाली औरतों पर दहशतगर्दी का कहर
कयामत बनकर टूटा। देही इलाकों की लाखों मुस्लिम औरतें हर किस्म की जुल्म ज्यादती का शिकार बन गईं। जो मिलिटेंट आते हैं और हमें बहुत तंग करते हैं। हमारा बाप बहुत ही गरीब है, हम 6 बहनें हैं और 3 भाई हैं, और डैडी दिन भर मजदूरी करता है और हमें पालता है। और मिलिटेंट हमें बहुत सताते हैं और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारे भाइयों को कि हमारे साथ चलो, तो हमने अपने भाइयों को उधर भेज दिए हैं कहीं मजदूरी करने के लिए। अगर घर में रहेंगे तो वो अपने साथ उनको ले जाते हैं। और हमें ना मिलिटेंट से फ़ायदा है, हमें मिलिटेंट से क्या लेना है। तो वो बहुत ही तंग करते हैं। रात के 2 बजे आते हैं, बोलते हैं इनको अगर आपके पास 3 भाई हैं तो हम 2 भाई हमारे साथ भेजो। इसलिए हमने भाई अपने उधर कहीं पंजाब में भेज दिए हैं मजदूरी करने के लिए। जम्मू कश्मीर में औरतों पे काफ़ी जुल्म ढाए गए। लास्ट ईयर ही कोई 314 सिविलियन मारे गए, जिसमें काफ़ी तादाद औरतों की थी। और इसमें ख़ास तौर पे मिलिटेंट्स ने ऐसे तरीके से उनको हलाक किया जिससे एक दहशत फैल जाए, जैसे बिहेडिंग या गला काटना, उस टाइप के शदीद जुल्म के। उसके अलावा किडनैपिंग भी काफ़ी हुई लेडीज़ की, और बहुत से केसेस ऐसे भी हुए जिसमें हमारे पास फॉर्मल रिपोर्ट तो नहीं आई। आप समझ सकते हैं कि हालात की वजह से या सोसाइटी में किसी किस्म का दबाव ना आए, उस वजह से बहुत से केस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन हमारी इंटरनल इंक्वायरी या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बेसिस पे या बिना रिपोर्ट किए हैं लोग कभी बताते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे केसेस भी बहुत आए जहाँ पे औरतों पे जुल्म के हमारे पास केस आए। मिलिटेंट्स का जो एक रुझान है कि किसी तरह से सिविलियंस को दहशत में डाला जाए, वो बराबर चालू है। जब भी उन पर प्रेशर बढ़ता है, जब भी उनकी एलिमिनेशन होती है, किलिंग्स काफ़ी होती है, तब वो कोई ना कोई हादसा इस टाइप का करते हैं जहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढ के उनको अटैक करते हैं, उनकी किलिंग करते हैं। और औरतों को उन्होंने इसमें स्पेयर नहीं किया, बल्कि हमारे पास कुछ मिसालें हैं जहाँ पे मैं कुछ नाम भी बता सकता हूँ। जैसे डोडा की मिसाल लीजिए, वहाँ शेब शाह बेगम को किडनैप किया पिछले साल, या गांधी जयंती के दिन जातून बेगम को किडनैप किया पुंछ से, अनवर बी को किडनैप किया डकरां से, पुंछ से। उसके बाद 25-26 अक्टूबर की रात को सलीमा अख्तर, डॉटर ऑफ वो डोडासन पाई रजौरी की रहने वाली थी, उसको किडनैप किया। उसके अलावा बेशुमार किलिंग्स की मैं चंद नाम बताऊंगा जो जैसे मेरी नोट्स में जो हैं, जो जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, जिसमें हमने केसेस भी रजिस्टर किए हैं और काफ़ी मिलिटेंट्स उसमें पहचान भी की गई है, उसमें अरेस्ट भी हुए हैं, उनको केसेस भी बना रहे हैं हम। डोडा के कुछ नाम ले लूँगा मैं। रुखसाना, डॉटर ऑफ गुलाम हैदर, गुंदो की रहने वाली। शफीका बेगम, वाइफ ऑफ मोहम्मद शरीफ, ये चट्टा डोडा की रहने वाली। शमशाद बानू, मोहम्मद रमज़ान की डॉटर हैं, लड़की, उसको मारा ये हाली मैदान डोडा में। सकीना और सबीना मशाल की रहने वाली, इनको मारा। सलीमा बेगम को मारा, मशाल की रहने वाली ये भी थी। शरीफा बानू, डॉटर ऑफ अब्दुल गनी, बनहाल में उसको मारा, नील बनहाल में। बसान बेगम, ये वाइफ थी गुलाम हसन की और रामसू की रहने वाली, इसको मारा। अमीना बेगम, वाइफ ऑफ अब्दुल रहमान, इसको मारा। ये हाल की मिसालें दे रहा हूँ मैं। नसीमा पोटी की रहने वाली, कास्तीगढ़ डोडा की, उसको मारा हाल ही में। खुशहाल फैमिली थी हमारी। मेरे फादर मदर थे, हम 3 बहनें और 1 भाई था। हम बनहाल में रहते थे। मेरी सिस्टर की मैरिज बाबा ऋषि में हुई है। हम वहाँ चले गए शादी में। शादी में जब चले गए हम 15 दिन वहाँ रहे। उनकी फूफी सास ने इनवाइट किया था। फिर वहाँ जाके मेरे को उग्रवादियों ने उठाया था। अगर नीचे गांव में होती तो मदद कर लेते। मैं पहाड़ी इलाके में थी और वहाँ सिर्फ गुज्जर होते हैं, जो बकरवाल होते हैं, उनके एरिया में थी। वो भी सर्दियों का सीज़न था, वहाँ कोई नहीं था, ना आस में था ना पास में था। और जो कोई मदद भी करना चाहे तो वहाँ वो मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि डरते मारे कि ये ऐसा ना हो कि हमारे कोई मार दे।
उग्रवादियों ने जब उठाया तो उठा के मेरी मम्मी मेरे पास मिलने आती रही, बीच में भी आती जाती रही। 6 महीने 9 दिन में उनके पास रह चुकी हूँ। उसके बाद जब मेरे पास मम्मी आती रही, मम्मी के बाद जब मम्मी मेरे पास निकली वहाँ से मेरे को भगाने लगी, उनको डाउट हुआ दूसरी तंजीम को, अलबरक और अल जहाद को। जब पता चल गया कि इनकी माँ इसको भगाना चाहती है तो उन्होंने मेरी मदर को मार दिया। पहले उसके आंखें निकाली गई थी, फिर बाजू काटे गए थे, फिर उसके बाद पेट में छुरा मारा गया, उसके बाद शूट करके उसको पानी में फेंक दिया गया था। ये इलाका पड़ता है उड़ी बारामूला, जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है। उड़ी प्रोजेक्ट का जहाँ पानी होता है ना, नहर बग रही थी, उसी नहर में फेंका गया था मेरी मदर को। फिर 15 दिन डेड बॉडी वहीं रही। उसके बाद पुलिस ने निकाला गया, पुलिस ने फिर उसके बाद उसको वहाँ ही दफन किया गया था। अपनी माँ होती है जिसने 9 महीने पेट में पाला हो अच्छी तरह। आंखों के सामने अपनी माँ को मारना कोई मजाक की बात नहीं है। कोई बच्चा भी अपनी माँ को देखेगा तो वो फिर भी अपनी माँ को मरते हुए कोई नहीं देखेगा। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने इसलिए देखा कि मैंने उस वक्त मतलब मुझे ये नहीं मालूम लग रहा था कि ये मेरी माँ मर रही है या मेरी सारी ज़िंदगी की ये दौलत ख़त्म हो रही है। जो मैंने अपनी माँ का सीज़न देखा था। अगर और कोई होती लड़की तो शायद वो भी अपने आप को यही सोचती कि मेरी माँ होती तो शायद सब कुछ होता। और हमेशा हमने अपनी माँ का प्यार, हमेशा हमने अपनी माँ के साथ, और हमारे घर में खाना एक दिन ना होता तो मगर माँ के साथ हम बड़े प्यार से खुश करके बातचीत करके अपना पेट पाल लेते थे। अभी तक जितनी भी कश्मीर की लड़कियां हैं अपनी माँ के लिए तरसती हैं, अपनी बहनों के लिए तरसती हैं, मगर हमने तरसना इतना देखा है कि आज तक मैं अपनी, काश मेरी माँ होती तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं शायद अपनी माँ के पास ही होती। इतना दुख होता है कि अगर माँ मेरी होती तो मैं बहुत किस्मत वाली होती। मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी माँ चाहिए थी। अगर माँ मिल जाए तो वही बड़ी बात है। जो जाता है वो वापस थोड़े आता है। अब देख देख के तमाशा है। खून की छींटें, जो कपड़े मेरे पे पड़े थे दाग में, वो भी मेरे पास पड़े हुए थे घर में। सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था, मगर सिर्फ अपनी माँ के लिए। और जो माँ का हाल बनाया हुआ है, हम कहते हैं जिन्होंने भी हाल मेरी माँ का ऐसा बनाया उनका भी यही हाल हो जाए, वो भी अपनी माँ के लिए तरसे। जिस माँ ने 9 महीने में, हम 2 बहनें जोड़ी हैं, जुड़वा है, 9 महीने 2 बहनों को पेट में पाल के रखा मेरी माँ ने, फिर पैदा किया, बड़ी की, उसके सामने बैठे, जैसे भी बातचीत की, और उसके बाद देखो क्या किस्मत ने साथ दिया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी भी माँ होती तो आज यहाँ नहीं होते, शायद अपने बाप के पास भी होते। बहनों के पास नहीं जा सकते हैं, बाप के पास नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं आना जाना है, क्या कर सकते हैं। एक बड़ी बहन है, उसको भी हमारे को कम से कम जब जितने साल माँ को मरे हुए उतने साल उस बहन को देखने की शक्ल लग रही है। उसके बच्चा हुआ था, हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए कि काश हमारी माँ होती हम भी जाते। बहन भाई के लिए तरसती है, भाई बहन के लिए तरसता है, बाप बेटी के लिए तरस रहा है। सब ऐसे सीजन निकाला हुआ है, ऐसी ज़िंदगी निकाली है। कोई त्यौहार होता है, बड़ा दिन होता है, कुछ होता है, ईद आती है, हम कहते थे कि वो दिन भी थे कि जब अपने माँ बाप के साथ दिन निकालते थे। आज माँ बाप नहीं है, दिन ही नहीं निकाल सकते, इसलिए थोड़ा अपनी अपनी घड़ी निकाल लेते हैं, जैसा भी है वैसा। अब यहाँ बेरूह सा, बेजान सा, अपने ही घर में है हर इंसान, मगर मकान 3 पोथा दे विच 3 मंजिल मकान जला छुड़िया। आगे मार पीट करें तो जला देता। खाना दे, हमने क्या, हमारे पास खाना नहीं, बस हमने क्या, रोटी नहीं हमारे पास, तम कह दे हमना आज़ादी लोड़ा निके कुछ नहीं कह देंगा हमना दे। गवर्नमेंट पाकिस्तान के ले गया हुआ हमारे वास्ते, पाकिस्तान वालों हमने कुछ नहीं देते, रोटी मिले हमने हिंदुस्तान की। हाँ, तो बस पीछे मारे कुटे मकान जला देता। मेरे साथ बड़ी बहन है जिसका नाम बेवा हनफी बेगम है।
जिसका हस्बैंड 24 सितंबर को मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक किया था। और बाद में मेरी बहन ने देखने गई और वहाँ पे 2-4 मिलिटेंट देखे, जो कि मेरी बहन के पीछे भी पड़े, मगर मेरी बहन भाग गई। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं तहसील गुंदौर डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। ये हमारी सिस्टर है। ये यहाँ से भड़गी से अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी और वहाँ 4 मिलिटेंट आकर इसको बाजू भी तोड़ दिया और इसका पैर भी तोड़ दिया। एक टांग राइट हैंड की और एक बाजू राइट हैंड का, दोनों तोड़ दिए। हम मिलिटेंटों से बहुत परेशान हैं। मेरा हस्बैंड घर से उठा कर लिया, वो दुकानदारी घर में कर रही, वो घर से उठा कर लिया, कश्मीर में अनंतनाग में मार के डाला गोली से, उसके बुरे हाल कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे 4 लड़कियां 2 लड़का, जिस वक्त वो उठाकर घर से लिया उस वक्त मेरे बच्चे छोटा बच्चा जो वो पेट में, उसके बाद वो बच्चा पैदा हो गया। हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया। इस वक्त मेरा हस्बैंड मौजूद थे, उस वक्त हम अच्छे तरीके से खाते पीते, वो खुद पैसे कमाती हैं। इस वक्त बहुत मजबूर में, बहुत मजबूर में हम मुश्किल से दिन निकालते हैं। इधर हर नजारा अब यहाँ बेरूह सा, बेजान सा, अपने ही घर में है हर इंसान मगर मेहमान सा। 6 जुलाई की बात है सर, मेरे घर में मिलिटेंट 2 घुसकर 5:45 बजे की बात है सर। 3 आदमी मेरे मार दिए, चौथा जख्मी कर दिया सर। तब फिर दिन को सर 12 बजे वहाँ CRP आई, तब मौका हुआ, पुलिस आई सर, तब उनको मतलब दफनाया सर। और ज़ख्मी है सर, इसका बाजू भी ज़ख्मी है और मतलब लात भी इसकी ज़ख्मी है, गोली लगी है सर। 3 मिलिटेंट आए सान बोकुत मार हम, कोड मार हम, घर वोल मारुक, मे नाड़ जख्म ओमुत, जंग जख्म ओमुत। परेशान बहरी परेशान। कई लाशें थी बिखरी हुई सोपोर में। मैं हर लाश को देखने गई और मैंने सुना कि मेरे शौहर की लाश अड्डे में पड़ी है, और मैंने वहाँ जाके देखा वो नहीं थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं कहाँ लाश फेंकी है इन्होंने। मैं वापस आई तो मेरा जवान देवर, 23 साल का जवान देवर मेरा, वो कहने लगा, बहू जी आपके सर पे आंचल नहीं, पाँव में चप्पल नहीं, अब क्यों इतनी परेशान हैं? अब कहें तो अभी अचम वालों के सर काट के लेके आ जाता। मैंने उसे कहा, नहीं बेटा, कत्ल का बदला कत्ल है और हमने गन नहीं उठानी, हमारा ईमान जो है वो गन नहीं उठाएगा। ये गलत चीज़ है। अगर जान को बचना होगा तो वो बच जाएगा। और जब हम आए 1 महीने के बाद उन्होंने मेरे उस जवान देवर को भी मार दिया, 132 गोलियों से मार दिया उसको। उसके बाद वापस आई, बार बार मुझे मैसेज मिलता था, अभी उसे मार देंगे, अभी मार देंगे। मैं हर एक के घर गई, हर एक की से मिन्नत की, हर एक से भीख मांगी, लेकिन मुझे इंसाफ कहीं नहीं मिला। आखिर में मैंने यही सोचा कि कौसर, जब तुम लुट चुकोगी, जब तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे, तुम्हारे साथ भी कुछ अन्याय हो जाएगा, तब तक तुम खामोश रहोगी। तो फिर मैंने सोच लिया उसी वक्त, मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसके पास एक बार चली जाती हूँ, मजीद डार का भाई था अमीन डार, उसके पास जाऊँ, और सुना है कि वो कुछ कर लेता है, छोड़ देता है। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे कहा आप हमारी कस्टडी में आ जाएं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक औरत अपनी मर्जी से जी नहीं सकती। ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा जहाद है? तो मैंने उसे कह दिया, मैं आपकी कस्टडी में नहीं आऊँगी, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से, बिल्कुल मैं आपकी कस्टडी में नहीं आऊँगी, आपने जो मर्जी है करना कर लीजिए। और फिर 1 महीना 8 दिन के बाद मेरा शौहर किसी तरीके से वहाँ से भाग गया, और उन्हें एक पर्ची पे लिख के किसी रिलेटिव के हाथ भेजा। उस रिलेटिव ने पता किया कि मैं कहाँ हूँ, मैं घर में नहीं थी।
उस पर लिखा हुआ था कि मैं घर से भाग गया हूँ, तुम किसी तरह जम्मू की बस पकड़ो और रास्ते में अगर मैं तुम्हें ना मिला तो तुम बानिहाल से वापस चली आना। लेकिन जब मैं बिजबिहाड़ा में ही पहुँची तो मैंने अपने शौहर को देखा जो एक दीवानों की तरह था। बुरा हाल था उसका, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कितनी इंसानियत सोज हरकतें उनसे की हुई थी। आधे घंटे में उनको 1 किलो मिर्च और नमक दिया गया था। उनकी कमर में लोहे के टुकड़े गाड़े हुए थे। उन्होंने जब अल्लाह का नाम लिया तो उनके मुंह में गोबर डाल दिया गया था। जो अजियतें उनके साथ हुई थी वो जब उन्होंने बाद में मुझे सुनाई तो मैंने ये सोचा कि खुदाया ये तो इंसान ही नहीं, इंसान के रूप में कौन से दरिंदे छुपे हैं। और उसके बाद जब हम जम्मू आए, यहाँ होटल में रहे और सुबह उठ के मैंने इनसे कहा कि हम जाके जगह देखते हैं, तो मैंने देखा ये बहुत टूटे हुए हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। उसके बाद मैंने बस अल्लाह से ये मांगा कि हिम्मत दो और आगे बढ़ो, और मैं ओपनली मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ उठ गई। मैं ये कहूँगा आम लोग आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं। जो हमें सक्सेसेस मिल रही हैं मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ में, चाहे वो पुंछ है, रजौरी है, डोडा है, उधमपुर के पहाड़ी इलाके हैं, वो मोस्टली लोगों की कोऑपरेशन से हमें सक्सेसेस मिल रही है। उनकी इतलात की वजह से हमें वो सक्सेसेस मिल रही हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं या हमारे जिसको सोर्स हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन मैं आम लैंग्वेज में ये कहूँगा कि जो हमें इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो खुद मिलिटेंसी से तंग आए हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे ख़ात्मा हो जाए, वही हमें आम लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं। उसके ऊपर उसके बाद ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हमें सक्सेसेस मिलती हैं। इसलिए आम लोगों का जो रवैया है वो उसके ख़िलाफ़ है और वो पूरी हमारी मदद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो मिलिटेंसी में खुद इफ़ेक्ट हुए हैं, जो शिकार हुए हैं इसके, उनका तो ज़ाहिरा तौर पे वो तो बहुत ही अगेंस्ट है इसके, और वो हर मौके पे कोशिश ये रहती है उनकी है कि किसी तरह से वो इसमें योगदान दे दे ताकि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए यहाँ पे। जहाँ तक मिलिटेंसी में जो रेप्स हो गए गन पॉइंट पर, या मैरेजेस हो गई गन पॉइंट पर, या एक्सटॉर्शन हो गया गन पॉइंट पर, या तेज़ाब फेंकना, रंग फेंकना गन पॉइंट पर, ये सब चीज़ों का असर जो है वो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है वो मुस्लिम कम्युनिटी पर ही पड़ा है। और उसमें काफ़ी उस मतलब दुख भरी कहानियाँ हैं, हज़ारों कहानियाँ ऐसी हैं जो अभी तक हमारे किसी भी हम लोगों के सामने, जिन पर लोग गौर भी नहीं हो रहा है कि क्या एक बेटी को लिया गया घर से, गन पॉइंट पर उससे शादी की, उस पर क्या बीतेगी, उसके माँ बाप, उसके भाई बहनों पर क्या बीतती होगी। जैसे कि किसी को तेज़ाब फेंका गया, उसकी शक्ल जो थी वो ही बिगाड़ दी गई है, तो फिर उसकी तरफ कौन देखेगा। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें जो होगी, ये इसमें ज़्यादातर जो जितने भी लोग हैं वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बर्बाद भी हो गए, और उन्हीं को वही उसमें ज़्यादा असर उन्हीं पर पड़ा है, ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं पर पड़ा है, बजाय कि दूसरे कम्युनिटीज़ के। क्योंकि जितने भी हमारे पंडित भाई हैं वो पहले ही कश्मीर छोड़कर यहाँ आए थे, वो प्रॉपरली यहाँ पर बैठे हुए थे, और उन पर उतना असर नहीं पड़ा जितना असर उस पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर कश्मीर में वैली में पड़ा। मुस्लिम संप्रदाय की जो औरत है, अगर 1991-92 के बाद देखें तो ऑलमोस्ट तमाम मुस्लिम संप्रदाय के ही लोग थे। उस बेचारे को तो बहुत कुछ सहना पड़ा। कहीं पर उसे लगा तो जैसे कहीं कहे तो कहीं उस पर ज़बरदस्त से मैरिज करनी पड़ी किसी के साथ जिससे उसकी इच्छा नहीं थी, कहीं पर किसी को अगवा कर लिया गया, कहीं पर किसी को कहा गया कि भाई हथियार लेकर, क्योंकि औरत पर तो पुलिस भी हाथ नहीं डाल सकते ऐसे, या सिक्योरिटी फोर्स नहीं डाल सकते, तो बुरके में डालकर या ऐसे लेकर भाई निकल गए थे वो कहीं सामान को ढोने के लिए, कोरियर बनाकर उनको भेजा गया। मतलब हर तरह से उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो गई किसी भी रूप में कहे आप। कहीं पर आतंकवादियों पर दबाव बनता तो उन्हीं औरतों को आगे करते थे कि भाई उसके गारों में वो निकल जाते थे सिक्योरिटी फोर्स से बचने के लिए। ये तो ज़रूरी है कि उनका ही दबाव हुआ। मतलब कहीं कहीं पर तो बहुत सारे केस रेप के हुए, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, जिसे उससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उस महिला की हालत क्या होगी। उसका दिमागी तवाज़ुन भी कई जगह खो बैठा। यहाँ तक कि कई रिपोर्टें ऐसे जो वहाँ के डॉक्टर लोग कहते हैं कि वहाँ आजकल हाइपरटेंशन के केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर आजकल मेंटल रिटार्डेशन के केसेस ज़्यादा हैं, और ऐसे केसेस विशेषतया महिलाओं में है वहाँ की। जो औरतें हमारे पास आती हैं कश्मीर वैली से, मुस्लिम लेडीज़, और उनकी जो जहनी परेशानियां हैं, साइकोलॉजिकल और मेंटल डिजीज़ लेके आती हैं, जब हम उनके गहराई में जाते हैं, वो कहना नहीं चाहते हैं मगर फिर मजबूर होते हैं कि बहुत से उनमें से जो
टॉर्चर्स हुए हैं लेडीज़ के, रेप्स हुए हैं, उसके कारण उनकी जो जहनी परेशानियां हैं वो उभर आई हैं। कई लोगों में साइकोसिस हुआ है, डिप्रेशंस हुए हैं, सुइसाइडल टेंडेंसीज़ हुए हैं, और जो पैनिक सिंड्रोम्स हैं, जो दिल का धड़कना, पसीने आना, हाथों में थरथराहट होना, ये सारा जो मिलिटेंट एट्रॉसिटीज़ है उसके कारण उभर आई। देखिए, जहाँ तक एदाद शुमार का सवाल है, नंबर्स का सवाल है, उसमें करीबन 9,000 से कम नहीं होंगे औरतें जिन्हें इसकी जद में लाया गया, और कईयों को मारा गया, रेप किया गया, और कई को जब रेप करने के बाद ये उनको लगा कि अब वो ये बात फैलाएंगे, वो उनको कत्ल कर चुके थे। साथ साथ ये जो मैं नंबर आपसे कह रहा हूँ ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा नंबर है, क्योंकि लोगों को अपनी इज्जत प्यारी है, वो कुछ कह नहीं सके इस डर से कि अगर हमने ये कह दिया कि मेरी बेटी का रेप हुआ है तो कोई भी उससे शादी करने के लिए नहीं आएगा। तो जो नंबर मैं आपसे कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा नंबर होगा, और वो अवामुन नास जो है वो बात कह नहीं सकती, क्योंकि इज्जत का सवाल है। अगर अब भी हमारी आम जनता में से, जो हमारे आम लोगों में से कुछ इंटेलेक्चुअल्स बचे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी फैले हुए हैं, और गवर्नमेंट के साथ उनका राब्ता भी है, और गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट के इख्तियारात भी हैं, अगर वो चाहें सही मायनों में डेडिकेटेडली और सही ढंग से नेक नियति से कश्मीर को बचाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसी कमेटीज़ बनाए, ऐसे ग्रुप बनाए कि वो गांव-गांव जाके उन लोगों को, उन औरतों को, ख़ासकर बच्चों को, उन लोगों को ग्रूम करें, देखें उनको कि भाई कहाँ हादसे हुआ है और कहाँ क्या हुआ है। बेसिकली एक कश्मीरी, मैं ये कहना चाहती हूँ, पैगाम देना चाहती हूँ, एक कश्मीरी पीसफुल है, मेहमान नवाज है, लव गिविंग है। ये शरपसंद अनासर जो बाहर के आए हुए हैं, उनको ठीक है गन पॉइंट पे वो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको भी, हमारी भी कोऑपरेशन होनी चाहिए कि हम कह सकें भाई ये ख़राब है, ये ठीक है, ये हमारा आदमी नहीं, ये बाहर का है। तो ताकि हम लोगों की, आम लोगों की कोऑपरेशन, ख़ासकर जम्मू कश्मीर की भी ज़रूरी है इन मसलों में, ताकि हम अपने कश्मीर को जो भी रहा हुआ है उसको बचा सकें।